आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे प्रीवियस बार में मैंने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट किया, सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया, डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट किए। ठीक है, तो आज जो सीरीज़ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए या बीपीएससी के लिए, टीआरई के लिए, या फिर प्रोग्रामर लेवल जो भी आ रहा है अभी, बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एआई तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता ही है। तो देखिए, आज हम लोग जो समझेंगे, एमसीक्यूज तो करना बहुत अच्छी बात है, बुद्धिमानी की बात है, इंटेलिजेंसी की बात है, लेकिन जब तक हम लोग कुछ सारी चीज़ों का डेफिनेशन डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमें ये लगता है कि ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा एमसीक्यूज में। इसलिए मैं डायरेक्टली एमसीक्यू ना करवा के मैं कुछ सारी चीज़ों को पहले पढ़ाता हूँ और फिर उसका एमसीक्यू करवा देता हूँ, 2 बार क्लियर हो जाता है। तो आज कुछ डेप्थ बातें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ डेप्थ नॉलेज लेंगे और उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोग भी इसको समझेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैं समझाने में समर्थ हो पाऊँगा। अगर समझाने में समर्थ नहीं या कोई बातें आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर आगे की ओर और बेटर कोशिश करूँगा। तो पहले तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, एक सिमुलेशन होता है ह्यूमन का इंटेलिजेंस इन मशीन। सिमुलेशन मतलब हम एक तरह का नकल तैयार कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस का। ऐसे तो आने वाला समय एआई का है, तो ये हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे लिए केवल और केवल बेनिफिशियल प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आने वाला समय हमारे लिए एआई जो है घातक भी सिद्ध हो सकता है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। तो एआई मशीन एक तरह का ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन है, ह्यूमन का सिमुलेशन है, एक तरह का उसका नकल तैयार किया जा रहा है, जिसके हिसाब से वो प्रोग्राम्ड किया जाएगा और वो सोचेगा और लर्न करेगा, किसकी तरह, ह्यूमंस की तरह लर्न करेगा। तो द टर्म कैन ऑल्सो बी अप्लाइड एनी मशीन दैट exhibits traits associated with a human mind such as learning and problem solving। यानी कि मानव का यानी इंसान का जो दिमाग है वो कैसे किसी चीज़ को लर्न करता है, कैसे किसी चीज़ को रीड करता है, कैसे किसी चीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, इसी पे बेस्ड होकर के इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी कोडिंग की जा रही है। हम लोग बहुत सारी बातें जान भी रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे हैं कि जैसे चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, जैमिनी है, अलास्का है, ये सब एआई का एक एग्जाम्पल ही तो है। लेकिन उसके विषय में थोड़ा सा हमें डेप्थ में चलना होगा, तभी हम कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जामिनेशंस को क्लियर कर पाएंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी भी एक तरह की एआई इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो वो किस तरह का काम करता है, किस तरीके से वो काम करता है। तो जीपीटी क्या है? जीपीटी जो है वो बहुत बड़े डेटा पर ट्रेन किया गया है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि किसी भी मतलब चैट जीपीटी का अगर हम लोग बैकएंड डेटाबेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसका डेटाबेस क्या है, तो उसका डेटाबेस कुछ भी नहीं है। वो बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे टैग्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर से डेटाबेस को उठा के लेके आता है। तो डेटाबेस में वो इस डेटा को कहाँ से लेके आता है? किताबों से लेके आता है, वेबसाइट से लेके आता है, रिसर्च पेपर्स से टेक्स्ट को लेके आता है और उसमें आपके अकॉर्डिंगली वो आंसर देता है।
चैट जीपीटी क्या करता है भाई? तो वो अभी एलिजिबल है आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इस की ट्रेनिंग जो दी जाती है, जीपीटी की जो ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, वो लैंग्वेज के पैटर्न के आधार पर ट्रेनिंग दी जाती है। नॉलेज जैसे जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, हिस्ट्री आदि जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके आधार पर जीपीटी को ट्रेनिंग दी गई है, चैट जीपीटी को ट्रेनिंग दी गई है। उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी उसको दिए गए हैं कि सवाल के जवाबों को सही तरीके से समझना कैसे और सही तरीके से देना कैसे। तो उसका आंसरिंग जो प्रोसेस होता है चैट जीपीटी का, वो आपके छोटे छोटे को जो भी आपका वर्ड है उसको वो क्या करता है, टुकड़ों में बांटता है, चंक्स में बांट देता है, तोड़ देता है, और ये टुकड़े उसके मॉडल के अंदर जाते हैं, चैट जीपीटी के मॉड्यूलेशन के अंदर जाते हैं, और जिस पे चैट जीपीटी को ट्रेंड किया गया है उस ट्रेनिंग के आधार पर चैट जीपीटी उसको समझता है और आपके सवाल का जवाब देने में सक्षम हो पाता है। फिर वो एक एक शब्द करके उसको बना करके आपके एक एक शब्द करके वो अब बनाता है आंसर और फिर आपको देता है। देखिए, डेटाबेस क्या होता है, वैसा जगह जहाँ पे सारे डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि गूगल डेटाबेस में पहले अपना स्टोर करता है सारी चीज़ों को, फिर इंडेक्सिंग, वेबसाइट की इंडेक्सिंग आपको शो कराता है। चैट जीपीटी मॉडल में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये किसी डेटाबेस जैसे माई एसक्यूएल हो गया, मोंगो डीबी हो गया, इस तरह के डेटाबेस में वो स्टोर करना और उससे वो वापस रिजल्ट के रूप में लेना, ये जीपीटी मॉडल पे आधारित बातें नहीं हैं। ये किस पे काम करता है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा दिमाग है जो पहले ही से बहुत कुछ सीख चुका है, सीखने के आधार पर है। आप ये बात समझिए, बहुत बड़ा दिमाग है जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस माइंड है, और वो पहले ही से बहुत कुछ सीख चुका है, तो उसमें स्टोर करने की बात कहाँ से आ जाएगी? ट्रेनिंग की बात आएगी वहाँ पर। तो मान लीजिए कि एक सिंपल सा चैट जीपीटी से आपने क्वेश्चन पूछा कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होता है, तो जब वो ट्रेनिंग लिया होगा तब उसने किताबों और वेबसाइट से सीखा कि भारत का राष्ट्रीय फूल लोटस होता है। जब ये जानकारी उसके मॉडल यानी पैरामीटर में पास होगी, स्टोर होगी, पैरामीटराइज रूप से स्टोर होगी, तो वो अपने सीखे हुए नॉलेज के आधार पर आपको बताएगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। चैट जीपीटी में कभी कभी डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ती है। कब उसको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है? जब उसे लाइव जानकारी देनी होती है, जैसे मौसम की जानकारी अगर चैट जीपीटी से ले रहे हैं तो उसको अपडेटेड डेटाबेस चाहिए। कोई नई खबर है, कोई नया न्यूज़ है, तो कोई नई खबरें हैं, जो नया न्यूज़ है, डेटाबेस से या वेब सर्च का सहारा उसको लेना पड़ता है, तब जा कर के वो इस तरह की जानकारियाँ आपको चैट जीपीटी देता है। तो आजकल बहुत सारे लोगों के मन में रहता है चैट जीपीटी कोडिंग कर लो, चैट जीपीटी से ये कर लो, चैट जीपीटी से पढ़ाई कर लो, बहुत सारी बातें रहती हैं। भैया, चैट जीपीटी से पढ़ाई कर लो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाई कर लो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बिगिनर्स के लिए तो नहीं ना है। आप चैट जीपीटी से पढ़ाई करोगे, कोडिंग लिखोगे, तो वो कोडिंग कहाँ पेस्ट करना है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा, ये तो आपको गुरु से ही ज्ञान लेना पड़ेगा। चैट जीपीटी केवल आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसमें आपके प्रॉब्लम के लिए कोई कोड दिया, उस कोड में आपका प्रॉब्लम कहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है, ये सारी चैट जीपीटी में बातें नहीं रहती। तो वो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो मिलेगा नहीं। अब चैट जीपीटी जो होता है वो किस मेन बेसिक लैंग्वेज पे तैयार किया गया है, तो पाइथन पे, ठीक है। मतलब उसका इंटरफेस, ट्रेनिंग मॉडल, लोडिंग, इन्फॉर्मेंस, ये सब जो
पाईटॉर्च नाम का पाइथन का ही एक आईडी फ्रेमवर्क है, उस पे ये तैयार किया जाता है। सी प्लस प्लस भी कुछ पार्ट लिखा गया है सी प्लस प्लस से ही, जैसे कि मैनिपुलेशन की बात आ जाएगी, अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात आ जाएगी, है ना, मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बात आ जाएगी, तो वहाँ सी प्लस प्लस चैट जीपीटी यूज़ कर लेता है, तो सी प्लस प्लस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस ऑफ सर्वर्स, ग्राफ ऐप ग्राफिकल APIs, फास्ट API, फ्लास्क, जैंगो, पाइथन, मतलब ये सब एक तरह का फ्रेमवर्क है। जैंगो पाइथन का ही फ्रेमवर्क है। ये सारा फ्लास्क भी फ्रेमवर्क है, फास्ट API भी फ्रेमवर्क है। इन सारे का यूज़ करके ही आपका चैट जीपीटी को तैयार किया गया है। ये बैकएंड की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर फ्रंट एंड की बात करें, यहाँ फ्रंट एंड छूट गया है तो फ्रंट एंड की बात करें तो चैट जीपीटी नॉर्मल सारी वेबसाइट्स की तरह HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस भी है हमारे पास, जिससे हम आपको फ्रंट एंड बना सकते हैं। और फ्रंट एंड और चैट जीपीटी यानी AI मॉडल के बीच में डेटा भेजने के लिए एजेक्स, फेच, API, वेब सॉकेट्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ फ्रंट एंड और बैक एंड के कनेक्शंस के लिए किया जाता है। क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड में कनेक्शन नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो एजेक्स भी है, फेच है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, वेब सॉकेट है, इनके थ्रू फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कनेक्ट किया जाता है। तो आई होप चैट जीपीटी का आप मॉडल समझ गए होंगे कि किस तरीके के एनालॉजी सिस्टम पे, टर्मिनोलॉजी सिस्टम पे वो वर्क करता है। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना MCQ के, कि चैट जीपीटी जो है मॉडल वो कौन सा फ्रंट एंड में यूज़ करेगा प्रोग्रामिंग, बैक एंड के लिए क्या यूज़ करेगा, बैक एंड फ्रंट एंड कनेक्शंस के लिए क्या यूज़ करेगा, किस तरह से उसका मॉडल काम करता है, ये सारी चीज़ें। AI टेक्नोलॉजी को डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में, दो, नैरो AI और जनरल AI। नैरो AI मतलब जो ज़्यादा एडवांस नहीं होता है, वो ट्रेंड किया जाता है पर्टिकुलर टास्क के लिए ही, जैसे एप्पल सीरी, अमेजन अलेस्का, गूगल असिस्टेंट, एक तरह का क्या है, नैरो AI है। ठीक है, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर रहे। और जनरल AI बहुत क्लाउड्स पे काम करना है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स है, बहुत ज़्यादा डेटा बेसिस है जिस पे वो काम करना है, तो स्ट्रॉन्ग AI का आपको यूज़ करना होगा। कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए ह्यूमन बीइंग जो करता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग AI की ज़रूरत होती है। तो दो पार्ट में नैरो AI और जनरल AI में ये आपको डिवाइड कर दिया गया। अब एप्लीकेशंस AI का बहुत सारे सेक्टर्स में यूज किया जा रहा है। हेल्थ केयर में भी आ गया, हेल्थ केयर में भाई आ गया AI बेस्ड हेल्थ केयर डायग्नोसिस सिस्टम आया, उससे ट्रीटमेंट हो रहा है, AI से के थ्रू भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एजुकेशन में तो है ही है ना, फिनेंस सेक्टर में भी AI का यूज किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी AI का यूज किया जा रहा है, कार भी AI आ गई हैं, सेल्फ ड्रिवन कार आई हैं, तो AI तो हर जगह अब छाते जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जेमिनी भी एक तरह का AI सिस्टम है। जेमिनी के बारे में सर, ये जो बहुत ही एडवांस्ड मॉडल, मल्टी मॉडल AI है, जो इमेज को भी प्रोसेस कर देगा और डेटा को भी प्रोसेस कर देगा। अलास्का AI है, अलास्का का किस लिए AI का यूज़ किया जाता है, तो वो इन्वायरमेंट और जोग्राफिकल सिस्टम के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। और चैट जीपीटी यानी कि चैट जीपीटी खुद कह रहा है कि मैं एक टेस्ट आधारित मॉडल हूँ, क्योंकि मैं बातचीत और कंटेंट जनरेशन में माहिर हूँ। तो तीनों का आप अलग अलग देख लेंगे कि जेमिनी किस लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है भाई, तो ये टेक्स्ट के साथ साथ जेमिनी इमेज की भी प्रोसेसिंग कर सकता है। अलास्का क्या करता है, पर्यावरण के बारे में जानकारी, जियो स्पेशल डेटा के बारे में जानकारी। चैट जीपीटी किसके लिए, टेक्स्ट आधारित मॉडल है। तो ये बहुत सारा
एआई सिस्टम आपका है। अब हम लोग थोड़ा सा करते हैं एमसीक्यू ताकि हमारा ब्रेन और फ्रेश हो जाए एमसीक्यूज पे। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो यही तो पढ़ा है मैंने अभी, टू क्रिएट मशीन्स दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। बी नंबर ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एरिया ऑफ एआई रिसर्च? मशीन लर्निंग है ही, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ही, रोबोटिक्स है ही तो क्वांटम फिजिक्स नहीं है। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है, किस तरह का प्रोसेस है? तो द एबिलिटी ऑफ मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। A type of artificial intelligence that focus on building robot. The process of teaching computer human language. A branch of computer science that deal with the design and development of algorithms. नहीं। तो एक एबिलिटी मशीन्स का, मशीन लर्निंग का मतलब मशीन के अंदर वो एबिलिटी लेके आना जो अपने आप को खुद प्रोग्राम्ड करे और ह्यूमन सिमुलेशन यानी ह्यूमन वर्क के आधार पर अपने को आपको इन्हेंस्ड करे, उस तरह के मशीन्स को हम लोग एआई में रखते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार मुझे ही प्रोग्राम्ड करना पड़े उसके लिए, वो अपने आप को खुद प्रोग्राम्ड कर ले। तो मैंने बताया ना कि आने वाला समय ऐसा होगा कि रोबोट भी अपने आप को अब प्रोग्राम्ड करके दूसरा रोबोट बना लेंगे। तो ये तो बहुत खतरनाक आने वाला है हमारे समय में, आने वाले भविष्य में। Which of the following is an example of real world application of AI? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपका क्या है? सारे हैं, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया फीड, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सारे तो एग्जाम्पल है एआई के। व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट? ट्यूरिंग टेस्ट क्या आता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ए टेस्ट मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ए टेस्ट टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, ऐसा भी कुछ नहीं है। टेस्ट टू एक्सेस हाई लेवल ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेस्ट टू डिटरमाइन इफ ए मशीन कैन एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर indistinguishable from a human, that is called Turing test. Which of the following is not a type of machine learning? इनमें से कौन सा मशीन लर्निंग में नहीं आएगा? तो हाइपोथेटिकल नहीं आएगा, बाकी सब आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूरल नेटवर्क? तो न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है क्या? फास्टर प्रोसेसर नहीं, मोर इफिशियंट एल्गोरिदम नहीं, टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं, to simulate human brain's structure and function, that is called the neural neural network। मतलब ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का नकल तैयार कर देना, ये न्यूरॉन्स होता है ना, ब्रेन में न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो न्यूरल नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरप्राइज्ड लर्निंग? तो सरप्राइज्ड लर्निंग का है क्या है भाई? Group the customer based on their purchasing behavior, training a model to identify spam emails, discovering hidden pattern in dataset, creating a robot that can navigate a maze। नहीं, तो training a model to identify a spam mail, that is called surprise learning। What is deep learning? A type of machine learning that uses multiple layer of artificial neural network, a technique to speed up training machine learning model, a method for visualizing result of machine learning algorithm, a branch of computer science that deal with the design of intelligence agents। नहीं, डीप लर्निंग का मतलब होता है टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस मल्टीपल लेयर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। दैट इज न्यूरल नेटवर्क मतलब ये हो गया कि ट्रेनिंग किया गया, सरप्राइज लर्निंग नहीं बोल रहा मैं, टू सिमुलेट ह्यूमन ब्रेन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द न्यूरल नेटवर्क। और न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड क्या है? डीप लर्निंग है, क्योंकि बहुत सारा नेटवर्क का लेयर्स होता है, बहुत सारे लेयर, मल्टीपल लेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को समझना, अंडरस्टैंड करना ही डीप लर्निंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल
ethical concern related to the use of AI। देखिए चिंताएं क्या हैं एआई की आने वाली भविष्य में, इस पे भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। चिंताएं क्या हैं? हमको लगता है कि ये सारी चिंताएं हैं, ऑल ऑफ दी अबव। कैसे? एआई जब आप यूज़ करेंगे तो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि एक एआई जो है 5 आदमियों का काम 1 घंटे का काम 5 मिनट में करके देगा, 5 आदमियों का काम अकेला एक एआई करके देगा, तो फिर तो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा देश में। दूसरी बात है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशंस। मतलब अगर एआई को पहले के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं, पहले के डेटा के हिसाब से, आने वाले नहीं, पहले के डेटा के हिसाब से, तो पूर्वाग्रहण डेटा के प्रशिक्षित किया जाए तो ये क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा, भेदभाव कर सकता है। क्योंकि एक एआई मॉडल गलत तरीके से नस्ल, लिंग या अन्य भेदों के आधार पर निर्णय ले सकता है, तो समाज में असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि वो तो पुराना हमारा डेटा लेकर के ही काम करेगा। तो बायस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, प्राइवेसी वायलेशन भी कर सकता है। एआई सिस्टम व्यक्तिगत डेटा को इकट्ठा और प्रोसेस किया है, जिससे गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। जैसे किसी व्यक्तिगत जानकारी को बिना अनुमति के इस्तेमाल करना है, डेटा लीक करना, एआई कर सकता है आपके बिना। एआई, देखिए एआई है, सही है, मान लीजिए एडवांस एआई है, अभी बन रहा है, या फिर गूगल का जेमिनी हमारा एडवांस है, तो अभी वो डिसीजन इस तरीके से नहीं न ले पा रहा है कि हाँ ये बॉय है तो इसके साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये वुमेन है तो इनके साथ क्या बिहेवियर करना है, ये हमारा टेम्पल है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये मस्जिद है तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। इसके आधार पर वो भी इस तरह का किसी तरह का डिसीजंस नहीं ले पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, एआई बहुत सारी चीज़ों को अच्छा भी करेगा और एआई बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ भी देगा। तो आप ये समझ लें कि ये डीप लर्निंग ही कर रहे हैं हम लोग एआई का, और इसके प्रत्येक पार्ट को आप लोग देखें, हम लोग एआई के बारे में सारी कुछ समझेंगे। ये एक पूरा का कोर्स है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और कहीं से भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका ये सवाल किया जाता है। डीप लर्निंग से, सरप्राइज्ड लर्निंग से, है ना, न्यूरल नेटवर्क से, ये सारी चीज़ों से एआई से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो थैंक यू, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।